हाय वेलकम टू आईएस न्यूज़। मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई टेंशन्स और ईरान का इजराइल पर हमला करने के बाद कई लोग इस मसले को एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जबकि एक बहुत बड़े तबके का यह भी मानना है कि अगर यह जंग शुरू हुई तो फिर मामला वर्ल्ड वॉर 3 तक जाते देर नहीं करेगा। पर क्या वाकई ऐसा होने वाला है? अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर इस साल का दूसरा डायरेक्ट हमला करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। पहला हमला अप्रैल 2024 में किया गया था, जिसमें ड्रोन और क्रूज़ मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब की बार ये हमला सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया। ये हमला इतना कैलकुलेटेड था कि एक भी मिसाइल आबादी वाले एरिया में नहीं गिरा। ईरान ने सिर्फ मिलिट्री बेसेस और एयरफील्ड्स को टारगेट करके एक तरह से अपना मैसेज इज़राइल तक पहुंचाया है। इज़राइल को दूसरा शॉक तो तब लगा जब आयरन डोम भी काफ़ी सारे मिसाइल्स को हवा में ही फाड़ने में नाकाम रहा। इनमें से कुछ मिसाइल्स ने इजरायली एयरवेज को हिट किया, जहां पर अमूमन इजराइल के लॉकहीड मार्टिन F-35 खड़े होते हैं। सैटेलाइट इमेजेस ने भी कंफर्म किया है कि एक ईरानियन मिसाइल ठीक हैंगर के ऊपर जाके गिरा। अब दुनिया की नज़रें इजराइल की तरफ हैं। सब यही जानना चाहते हैं कि क्या वाकई इजराइल पलटकर वार करेगा या नहीं। अगर इजराइल और ईरान की फुल फ्लेज जंग शुरू होती है तो वो कौन से मोमेंट्स होंगे जो इस जंग को वर्ल्ड वॉर 3 में आसानी से बदल सकते हैं। और सबसे अहम सवाल कि अगर यह जंग होती है तो काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज़ तो इजराइल के साथ खड़ी होंगी, लेकिन ईरान के पास किस किस का सहारा होगा। वीडियोज़ में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। आज मिडिल ईस्ट एक बार फिर से गहरी और नुकसानदेह जंग के दहाने पर खड़ा है, जहां दो पावर्स आमने सामने आ चुकी हैं। यह पूरे रीजन के लिए अब तक का ख़तरनाक तरीन लम्हा माना जा रहा है। दोनों पावर्स जो पिछले 45 सालों से इनडायरेक्टली लड़ती आई हैं, अब फेस टू फेस आ चुकी हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करने पर जवाब दिया है कि हिसाब तो ज़रूर देना होगा। इजरायली मिलिट्री ने भी कहा है कि ईरान को पलटकर जवाब ज़रूर दिया जाएगा। हमला कब, कहाँ और किस लेवल का होगा, यह फैसला अब इजरायली गवर्नमेंट करेगी। पिछली बार जब अप्रैल 2024 में ईरान ने इजराइल पर पहला डायरेक्ट हमला किया था, तो उस वक्त अमेरिका ने इजराइल को खामोश रहने का मशवरा दिया था, लेकिन इस बार वह खामोशी नहीं है जैसी पिछली बार थी। इस बार इजराइल का आयरन डोम काफ़ी हद तक फेल होता दिखाई दिया, लेकिन आखिर करोड़ों डॉलर्स खर्च करने के बावजूद भी ऐसा हो कैसे गया। इजराइल का आयरन डोम एक एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और आर्टिलरी शेल्स को इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सिस्टम बहुत ही इफ़ेक्टिव और एक्यूरेट माना जाता है। आयरन डोम का सक्सेस रेट 90% से ज़्यादा है। मतलब यह सिस्टम लॉन्च होने वाले रॉकेट्स और मिसाइल्स में से बहुत हाई परसेंटेज को इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। आयरन डोम ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन। आयरन डोम की कमज़ोरी ये है कि यह एक साथ 80 मिसाइल्स को ही रोक सकता है, और तभी ईरान ने कैलकुलेट करने के बाद आयरन डोम की कैपेबिलिटी से 2 टाइम्स ज़्यादा मिसाइल्स लॉन्च किए इजराइल की हिस्ट्री में देखा,
जाए तो कोई भी एक ऐसा इवेंट नहीं मिलता जिस पर उन्होंने अपने ऊपर होने वाले हमले का जवाब ना दिया हो। इसीलिए ऐसा लगता है कि इस बार भी हमले का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। इवन अप्रैल के अटैक्स के जवाब में भी इज़राइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए इस फन की एयर बेस पर मिसाइल अटैक किया था, लेकिन वह ईरान के 170 ड्रोन और 30 क्रूज़ मिसाइल्स के जवाब में इतना छोटा था कि मीडिया पर इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। यहाँ तक कि कई दिनों तक पता ही नहीं था कि यह हमला इज़राइल ने किया है या किसी और ने। करंट सिनेरियो में इज़राइली प्लानर्स यह बहस कर रहे होंगे कि ईरान पर कब और कहाँ नहीं बल्कि कितना सख्त वार करना है। देखा जाए तो इज़राइल के पास 3 टारगेट्स मौजूद हैं। पहला है कन्वेंशनल मिलिट्री अटैक, जिसमें ईरान की उन साइट्स को टारगेट किया जा सकता है जहां से बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च हुए थे। वो लॉन्च पैड्स भी हो सकते हैं और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स भी, और यह भी मुमकिन है कि इज़राइल पर हमला प्लान करने वाले किसी हाई ऑफिशियल को मरवा दिया जाए। दूसरा टारगेट है इकोनॉमी, यानी कि वो टारगेट्स जिनसे ईरान की इकोनॉमी को अच्छा खासा नुकसान हो। इन टारगेट्स में ईरान की ऑयल फील्ड्स भी हो सकती हैं, पेट्रोकेमिकल या पावर प्लांट्स भी, या फिर शिपिंग पोर्ट्स भी। शिपिंग पोर्ट्स हो सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह इज़राइल के लिए इतना अच्छा टारगेट नहीं है, क्योंकि इससे ईरान की सिविलियन पॉपुलेशन को नुकसान होगा, और क्योंकि ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल से इज़राइल की सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया था, तो शायद इज़राइल भी सिविलियन आबादी पर हमला ना करें। और आखिर में है तीसरा और सबसे ख़तरनाक टारगेट, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। यही वो प्रोग्राम है जिसकी वजह से अमेरिका ने पिछले कई सालों से ईरान पर सैंक्शंस लगा रखी हैं। ऑफिशियल अभी तक ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो नहीं है, लेकिन इस पर तेज़ी से काम ज़रूर चल रहा है। नेचुरली यूरेनियम में एक ख़ास आइसोटोप जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है, उसकी क्वांटिटी सिर्फ 0.7 पर होती है। इस आइसोटोप को U-35 कहते हैं। 0.7 पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए काफ़ी नहीं होता। इसके लिए ज़रूरी है कि ये पाइस की क्वांटिटी कम से कम 20 पर हो। यह क्वांटिटी बढ़ाने के प्रोसेस को यूरेनियम एनरिचमेंट कहा जाता है। अमेरिका, इज़राइल और कई मुल्कों का मानना है कि ईरान अपनी सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी में यूरेनियम को एनरिच कर रहा है, और वह अपने मकसद को पूरा करने के काफ़ी करीब भी है, जिसके बाद वह एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में कामयाब हो जाएगा। उनका मानना है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो फिर वह दुनिया से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले भी करवाएगा। इज़राइल इन न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी टारगेट कर सकता है, जहां ईरान कई सालों से यूरेनियम के एनरिचमेंट पर काम कर रहा है। ईरान के शहर तंस में उनका सबसे बड़ा एनरिचमेंट प्लांट है। यह फैसिलिटी पहले भी कई बार सैंक्शंस और इंस्पेक्शंस का शिकार रही है। दूसरी फैसिलिटी जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मालूम होती है वो यहाँ फर्ड विलेज के करीब पहाड़ों के अंदर खुदाई करके बनाई गई है, जिसका मेन मकसद फैसिलिटी को एयर स्ट्राइक से बचाना है। लेकिन इन दोनों के अलावा ईरान में और भी कई न्यूक्लियर साइट्स हैं जो इज़राइल के निशाने पर हो सकती हैं। ईरान पर हमला करना शायद इज़राइल के लिए इतना बड़ा मसला ना हो, लेकिन उसके जो कंसिक्वेंसेस होंगे वह ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। ईरान का कहना है कि इज़राइल पर हमला करके उन्होंने बैरू में हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह और तेहरान में हमास लीडर इस्माइल हनी की मौत का बदला ले लिया है। यानी अब हिसाब बराबर हो चुका है ईरानियन।
प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि यह जो हमने किया है यह हमारी सलाहियत की सिर्फ एक छोटी सी झलक है। अगर इज़राइल की साइनिस्ट रेजीम ने हमें जवाब देने की कोशिश भी की तो फिर ईरान अनकन्विंसिंग को रोक सके। और यह सब इस वजह से है क्योंकि ईरान कई सालों से इंटरनेशनल सैंक्शंस फेस कर रहा है। आसान अल्फाज में समझा जाए तो इंटरनेशनल सैंक्शंस किसी भी मुल्क को पनिश करने के लिए लगाई जाती हैं। ईरान के पास पूरी दुनिया के ऑयल रिजर्व्स का ऑलमोस्ट 10 पर हिस्सा है जो इसको 4th पोजीशन पे खड़ा करता है। लेकिन सैंक्शंस लगने की वजह से ये अपना ऑयल सिर्फ लिमिटेड कंट्रीज़ को ही बेच सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस स्विफ्ट सिस्टम के ज़रिए होती हैं और इस स्विफ्ट सिस्टम में से भी ईरान को निकाला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पैसे भेजना बहुत मुश्किल है। इन तमाम रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ईरान की आर्मी इस काबिल नहीं है कि इज़राइल का मुकाबला कर सके और ना ही ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी मॉय इतनी स्ट्रांग है कि इज़राइल में कोई टारगेटेड ऑपरेशन प्लान कर सके। जैसे इज़राइल की मसाद ने लेबन में पेजर अटैक किया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान बिल्कुल खोखला है। उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज़ मिसाइल्स की अनगिनत क्वांटिटी मौजूद है। यानी अगर इज़राइल ने हमला किया तो ईरान के पास सिर्फ 3 ही ऑप्शंस बचते हैं। एक तो हैं प्रॉक्सीज यानी लेबन में हिजबुल्लाह और यमन में तीज जो ऑलरेडी इज़राइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हो सकता है इस बार ईरान इज़राइल की लोकल पॉपुलेशन को टारगेट करने के लिए लॉन्च करें। और तीसरा ऑप्शन ऐसा है जो अगर ईरान ने इस्तेमाल किया तो न सिर्फ इज़राइल बल्कि दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ अफेक्ट हो सकती हैं और यही ऑप्शन इज़राइल और अमेरिका के लिए ख़तरा बना हुआ है। जी हाँ, ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर इज़राइल ने हम पर हमला किया तो फिर हम उन कंट्रीज़ को भी नुकसान पहुंचाएंगे जो इज़राइल को सपोर्ट करती हैं। वो तीसरा ऑप्शन ये है कि ईरान की IRGC नेवी जो पर्शियन गल्फ़ में अपना होल्ड जमाए बैठी है। बेशक उनके पास छोटी ही सही लेकिन मिसाइल अटैक करने वाली शिप्स का बहुत बड़ा ग्रुप है। यह शिप्स डायरेक्टली अमेरिका के सपोर्टर्स बहरीन या सऊदी अरब पर हमला नहीं कर सकती क्योंकि अमेरिका ने इस खतरे को नज़र में रखते हुए पहले से ही बहरीन में अपनी नेवी की 5th फ्लीट वरशिप रखी हुई है। लेकिन ईरान की शिप्स स्ट्रेट ऑफ हार्मोस पर आसानी से माइंस डिप्लॉयड और अमेरिका को खाया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को ब्लॉक करने से पूरा पर्शियन गल्फ़ ब्लॉक हो जाएगा जहां से दुनिया की 20 पर ऑयल सप्लाई गुजरती है। अगर ऐसा हो गया तो ईरान के साथ जंग शुरू करने का नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। ईरान के साथ जंग शुरू करने का एक और ख़तरा भी है। मान लें कि अगर इज़राइल, अमेरिका और उसके अलाइज़ ने चारों तरफ से ईरान पर हमला कर दिया और उसकी रिटेल करने की सारी पॉसिबिलिटीज़ को रद्द कर दिया तो फिर शुरू होगी